Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. किसी एक्सरसाइज में डाउट है? टी का पेपर नहीं है, बट आप उसमें ग्रुप में डालो जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए। और क्या लिखा है? आई हैड अ डाउट इन नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कौन सा? एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें? 56। ओके, ये तो एनहाइड्राइड है बेटा, ये तो तुमको आ जाना चाहिए। CH3 CH2 CH CH3 CH2 C double bond O C double bond O CH2 CH CH3 CH2 CH3। If you see this part and this part, ये आइडेंटिकल है, तो किसी एक का नाम आप डिसाइड कर लो और फिर उसके बाद एनहाइड्राइड लगा देना। तो अगर इस ये एसिड होता तो इसका नाम क्या होता है? 1 2 3 4 5। नेम होता 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो इतना लिखने के बाद एसिड के बदले लिख देना एनहाइड्राइड। आंसर सिंपल। क्लियर? क्या पूछा बेटा तुमने? पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन। हमेशा O को माइनस देंगे, O को माइनस मिलेगा और उसके बगल वाले कार्बन को प्लस, फिर वो रेजोनेंस करके कहीं भी जा सकता है। अच्छा, खाली पोलराइजेशन दिखाना है तो डेल्टा प्लस डेल्टा निगेटिव दिखा सकते हो, लेकिन बाय रेजोनेंस है तो फुल माइनस होना चाहिए, तो कुछ दिखा नहीं रहा है। कुछ तो इन्होंने अच्छा नहीं किया है। एक्चुअली खाली पोलराइजेशन लेता तभी भी चलता, बट बाय रेजोनेंस है तो प्लस माइनस दिखाएंगे। तो डबल बॉन्ड चेंज होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन उसने दिया नहीं है। फिर भी आप मोस्ट कैन नॉट भी लिखा है। कैन नॉट भी का मतलब ओ पे माइनस नहीं आएगा, तो ऐसा ऑप्शन देख लो। सॉरी, ओ पे प्लस नहीं आएगा, तो जिस पे ओ पे प्लस आ रहा है उसको गड़बड़ कर दो। वैसे रेजोनेंस लिखा है तो फुल दिखाना चाहिए, इट्स ओके, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक कर लो। और बोलो। और कोई डाउट है? नहीं बेटा, आज डाउट्स नहीं, आज तो जीओसी लेंगे, लेक्चर नॉर्मल। आज डाउट्स नहीं, जीओसी पढ़ेंगे।
लास्ट लेक्चर में अब देखो लास्ट पार्ट क्या हुआ था बेटा, कोई बताएगा? सर एक्टिव मिथाइल। एक्टिव मिथाइल हुआ था। एक्टिव मिथाइल के तो उसके बाद आपने एग्जांपल्स कुछ दिए थे, क्वेश्चंस टाइप। लेट मी चेक कहां तक पहुंचे हमने। इसका बुकलेट का क्वेश्चन मैंने दिया था क्या कोई करने को? गिव एनी क्वेश्चन ऑफ द बुकलेट। सर आपने तो एक्सरसाइज कंप्लीट करना बोली है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन करवाया था क्या आपको? नो सर। नहीं से शायद। हाँ, तो एक्सरसाइज 5 में जाना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अटेम्प्ट करिए। मैंने एक वो बताया क्या आपको, मैलिक फ्यूमेरिक बताया था क्या? मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। यस सर। चलिए, यस सर बताया था। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह सब बताया मैलिक फ्यूमेरिक में। आज आप लोग रिप्लाई बहुत स्लो कर रहे हो। सर हाँ सर बोला था। चलिए ठीक है, फिर गो टू एक्सरसाइज नंबर 5 1 2 3 अटेम्प्ट करिए। सर एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन। 1 2 3 ओके सर। कोई काम। सर डन। यस सर। somebody is asking सर क्या करना है? अरे एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। Conceptually, if you are strong, then these 3 questions are easy for you. Attempted? यस सर। चल, अभी देखो, बिकॉज दीज आर दी अभी बेसिक लेवल पे हम लोग हैं, तो मैं आपको तीनों क्वेश्चंस बताता हूँ। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू इनिशिएट। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है कैटेगरी। हैव यू चेक दिस? सबसे पहले कैटेगरी चेक करनी है। बताइए ए ऑप्शन, व्हाट कैटेगरी विल यू राइट?
डी, इट्स नॉट अबाउट कि आपने केवल आंसर निकाल लिया इसमें। सी, फिनॉल। डी, एल्कोहल। Even if they ask to write, order of acidic strength, then also you can easily find your answer. Which one is the most acidic compound? If you recall the order which I gave you, sulfonic acid greater than carboxylic acid greater than H2CO3 greater than HCO3. Recall this order. So sulfonic will be number one. Then benzoic acid because it is carboxylic acid, then phenol, then alcohol. This is the order for the first question. Simple. With the help of the category, in seconds, you will be able to get your answer. Question number 2. सर हाँ, सर आई हैव अ डाउट सर। मैंने आपके सर इस मेथड से अप्रोच नहीं किया सर। ए और बी में सर बी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस है ना? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। आपने हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से आ गया वहां पे? सर सल्फोनिक एसिड में सर। व्हाट्स योर नेम बेटा? सर पृथ्वीराज। तो तुम अपना मेथड क्यों लगा रहे हो जब मैंने आपको सिखाई है चीजें? सॉरी सर। मतलब कुछ भी थोड़ी ना हमको लगा देना। आपको कितने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं। आप कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। अब मेरे एक्सपीरियंस को यूज करिए बेटा। इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना है आपके लिए। तो वो कैसे करेंगे? आप उल्टा सीधा कुछ भी। कितनी सिंपल सी चीज बताई है मैंने। टाइगर वर्सेस ह्यूमन, हु इज द विनर? टाइगर। बिना कुछ सोचे कोई भी ऑटो रिक्शा वाला आंसर बता देगा कि टाइगर वर्सेस ह्यूमन में टाइगर विल बी द विनर। कितना इजी है। उसमें कौन सा दिमाग लगा दिया तुमने? टाइगर जो है वो 4 टांगों में दौड़ रहा है तो धीमा दौड़ेगा, 2 वाले में जल्दी। उल्टा सीधा सोचना ही नहीं है। कैटेगरी इज द आंसर। मुझे समझ में नहीं आया तुम कुछ दूसरा क्यों सोच रहे हो। आपको तो प्रॉपर नोट्स बनवाए गए हैं। और अगर अभी से ये हालात हो जाएंगे तो फिर तुम 2 महीने बाद वापस आओगे, बोलोगे सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं मुझसे, क्योंकि जो मैंने करवाया वो आप कर ही नहीं रहे हो। कैसे काम चलेगा? Question number 2. Can anybody tell me the A option? What will be the category? What will be the category? Benzoic acid. मैंने ऐसा पूछा ही नहीं है। तुम ज्यादा भी मत बोलो और कम भी मत बोलो। ए ऑप्शन बताइए। सर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। और जैसा बी मैं लिख रहा अल्कोहल। हूँ वैसा आप लिखिए। इनिशियल फेज है ये आपका। अगर अब भी आपके आंसर्स गलत होने शुरू हो गए तो कचरा हो जाएगा। आपको स्टाइल और जो अप्रोच है वो सीखना है, लर्न करना है उसको, कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं कैसा अप्रोच ले रहा हूं। आपको कुछ और उल्टा सीधा नहीं सोचना है। सेकेंड कंपाउंड में एनीबडी? बी ऑप्शन में? अल्कोहल। रॉन्ग। और कोई? Phenol. यस, फिनॉल। सी ऑप्शन? बेंजोइक। बेंजोइक। डी ऑप्शन? बेंजोइक। बेंजोइक। अब यही क्वेश्चन इजी हो जाता अगर उसने पूछा होता विच वन इज लीस्ट एसिडिक। कैन यू गेस? सर Phenol. फिनॉल वाला। फिनॉल। देखिए, ये होता है कैटेगरी की इंपॉर्टेंस। अगर यही जेई मेन का क्वेश्चन होता तो भले ही वो कितने अलग अलग से कंपाउंड्स हैं, तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोच सकते हो, डिफरेंट फैक्टर्स सोच सकते हो, बट सेकंड्स में आंसर आ गया। जो लीस्ट एसिडिक कंपाउंड है दैट इज फिनॉल एज पर द कैटेगरी। मैं बार बार बोल रहा हूँ देयर विल बी एक्सेप्शनल केसेस बट वो लिमिटेड है। तो 100 केसेस में से एक केस को एक्सेप्शनल है वो हम कर रहे हैं अलग से, उसको हटा दो। बाकी जनरलाइज्ड वे में सोचना है आपको। कैटेगरी आंसर आ गया देखो, लीस्ट एसिड। लेकिन उसने आपसे इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। नाउ यू हैव 3 केसेस। 3 केसेस में बताइए कि किस किस में ऑर्थो है। ऑर्थो इफेक्ट किस में लग रहा है? किस किस में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है? सर सी एंड डी। अबे सब में लग रहा है। In all cases, you have a group at ortho position. Can't you see? यस सर।
सब में ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो इफेक्ट विच इज अ स्पेशल फैक्टर वो वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन का लेवल कम हो गया। अगर ऑर्थो इफेक्ट वर्क कर रहा होता तो तुम्हें ऑर्थो इफेक्ट का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तब तक आंसर नहीं निकलेगा। सिंस ऑर्थो इफेक्ट सब में लग रहा है, देन हमको दूसरे फैक्टर्स फिर सोचने, और दूसरे फैक्टर क्या होते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव। अब आप चेक करो इसमें कि किस किस में मेसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा और किस किस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। COH को छोड़ दो, दूसरे ग्रुप को चेक कर लो। बताइए, ए ऑप्शन में एक ग्रुप है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोला जाएगा कि रिलीजिंग? रिलीजिंग। आप देखिए एप्लीकेशन आपके आ रहे हैं, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग रेजोनेंस, वो सब अब आएगा। मैंने आपको केस वाइज बताया कैसे पता चलता है कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है कि विड्रॉइंग है। तो जो बेंजीन से कनेक्टेड डायरेक्टली एटम है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो होल ग्रुप बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। याद है ये सब चीजें? इस तरह से एप्लीकेशन आएगा। यस सर। जरूरत नहीं पड़ रहा, सेकंड्स में आंसर्स आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कम हो जाए। वाले Decrease. तो चेक ही नहीं करना। सी वाले में बताइए व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज कनेक्टेड? विड्रॉइंग। withdrawing बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? सब बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन में CH3 ग्रुप है, CH3 रिलीजिंग Withdrawing. होता है कि विड्रॉइंग? विड्रॉइंग ही है। Withdrawing. चुप रहे, रिलीजिंग होता है। सही ERG होता है। ERG को रिलीजिंग बोलते हैं। R मींस रिलीजिंग, W Yes, मींस sir. विड्रॉइंग। Yes, sir, releasing है। तो इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। Decrease. तो देखो बताओ किस में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है? सर सी। ऑल्दो मैंने लिख लिख के बताया, बट बिलीव मी यू विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड ज्यादातर बच्चे सब कचरा कर देते हैं, वो कहीं बोलेंगे कि ऑप्शन ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बी में है, सी में है, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके वो कचरा कर देंगे। कितने सिंपल तरीके से अप्रोच किया हमने, कैटेगरी देखा, कैटेगरी में फिर हमको लीस्ट पूछा नहीं तो स्ट्रेट वही आंसर हो जाता। फिर ऑर्थो इफेक्ट चेक करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, सीक्वेंस देखो। बेंजोइक था ना, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट चेक करना मस्ट है। अगर बेंजोइक के अलावा कोई दूसरा एसिड होता तो हम फिर दूसरे फैक्टर सोचते। इसमें बेंजोइक में स्पेशली वी हैव स्टडीड ऑर्थो इफेक्ट, दैट इज व्हाई आई रोट ऑर्थो। सिंस ऑल हैव ऑर्थो इफेक्ट, सो वी विल चेक मेसोमेरिक एंड इंडक्टिव। उसके बाद आंसर्स आ गए। ठीक है, कॉपी कर लो पहले इसको। If you have any confusion, you ask. सर आपने बोला कि हमें एक्सेप्शंस पर ध्यान नहीं देना, तो हमें एक्सेप्शंस याद करके जाना है ना? एक्सेप्शंस क्लासरूम में जब पढ़ रहे हैं हम अभी, मतलब ऑनलाइन सेशन में, तो अपने आप एक्सेप्शन टाइम टू टाइम मिल रहा है तुम्हें। उसके अलावा तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। ओके सर। तो जब रेजोनेंस सेम हो जाएगा उसके बाद इंडक्टिव चेक करेंगे ना? हाँ, रेजोनेंस अगर इक्वल हो जाता तो फिर हम करते ऐसा। हो गया। थर्ड क्वेश्चन में बताइए, थर्ड क्वेश्चन में व्हाट विल बी ए कैटेगरी? Phenol. फिनॉल। देखिए अभी आप अपने नोट्स में भी ये सब लिखिए। सेकंड बी ऑप्शन बताइए कौन सी कैटेगरी है? सर फिनॉल। सर फिनॉल। फिनॉल। फिनॉल ही है। सी ऑप्शन बताइए कैटेगरी क्या है? All are phenol. नहीं Phenol. सर, सी वाला बेंजोइक सर, COH में। यस, आपको देखना बहुत जरूरी है भाई। फैमिली में वन इज COH, वन इज OH, देन फैमिली का कैटेगरी कौन डिसाइड करेगा? बेटर एसिडिक कंपाउंड या जो पुअर एसिडिक पार्ट? सब बेटा। Better. देन सिंपल। तो ये हो गया आपका सी में बेंजोइक। डी Phenol. फिनॉल। देखिए कोई भी इसको आंसर दे सकता है। मैं कह रहा हूँ अगर ऑटो रिक्शा वाले को भी समझा दिया जाए ना थोड़ा बहुत इस तरह से, तो सिंपल तरीके से वो आंसर C बेंजोइक and- निकाल कर दे देगा। समझे ना? इसको भी आप लिख लो।
तो एक बार वापस बता दो हमें प्लीज। क्या वापस बता दूं? ये तो तुम लोगों ने मुझे बताया कि थर्ड में ए ऑप्शन फिनॉल है, बी फिनॉल कैटेगरी है, सी बेंजोइक एसिड कैटेगरी है बिकॉज में सीओएच प्रेजेंट है, डी में फिनॉल कैटेगरी है, सीएचओ जैसा कुछ एसिड तो हम पढ़ते ही नहीं है। एक जो ऑर्डर मैंने ये आपको लिखाया होगा आप चेक कर सकते हो, जहां पर आपको सॉल्युबिलिटी इन सोडियम बाइकार्बोनेट या सॉल्युबिलिटी इन NaOH कराया है मैंने, क्या भी नहीं कराया है? करा है सर। हाँ, तो वहां कहीं ये सब लिखाया होगा। और 4 में 3 फिनॉल, एक बेंजोइक, बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पहले पड़ता है। समझ में आया अप्रोच क्या करनी है आपको, क्वेश्चन किस तरह से करने हैं? Yes. Should I remove this? सर तो Yes, sir. हायरार्की के अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो फिर जो ऊपर वाला है वो एसिड कंसिडर करेंगे ना? क्या बेटा, क्या चीज होगा? सर इस हायरार्की में अगर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है बेंजीन पर, तो फिर जो ज्यादा ऊपर है हायरार्की में वो लेंगे ना? हाँ, जब किसी भी ग्रुप, किसी कंपाउंड की बात कर रहे हो ना कि मोर देन वन ग्रुप एसिडिक एच प्रेजेंट, यस सर। हाँ, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा दैट विल बी द कैटेगरी। गाइस, इस पे एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करिएगा। 9th या 10th में से कोई भी चूज कर सकते हो, मेरे ख्याल से तुम 10th ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, 9th कर सर आप बताओ। 9th कर लो, 10th थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। 9th करो क्विक, अगर 9th हो जाता है 10th में ट्राई कर लो मुझे, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, स्टाइल ऑफ वर्किंग सेम है। सर और याद रखना एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड होता है, एंड इफ रिएक्शन, इफ यू वांट रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन देन लेफ्ट हैंड साइड एसिड शुड बी स्ट्रॉन्गर। सर इनोलेट का मतलब क्या होता है? कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने स्टाइल से करो, तुम्हें क्या सर तो लेना देना नाम क्वेश्चन में से? लिखा है। अरे यार, एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड, अब किसी बेस का नाम लिखा हुआ फलाना, तो तुमको क्या लेना देना है? अच्छा तुम तो नाम है, अपना ओके। लोकल नेम तुमको एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड से करना है। ऐसा देखा नाम है, समझ गया। Guys, have you got the answer? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आंसर पीछे से मैच कराया क्या?
यस No, सर। मैच किया? सर सही आ रहा है। हाँ, किस किस को सही आ गया और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बाकी बच्चों को? कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? एनीबॉडी? बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अबे बेस पढ़ा ही नहीं है, बेस स्ट्रॉन्ग क्यों देखेंगे? एसिड वर्सेस एसिड कंपैरिजन करना है। सर If it's प्रोडक्ट more साइड जो acidic एसिड than होगा वो water. रिएक्टेंट साइड से वीकर होना चाहिए। Yeah. बस ये कॉन्सेप्ट है। जब बेस पढ़ा ही नहीं, जबरदस्ती बेस पे क्यों घुस जाओगे? यहाँ रेस जो है कुछ और चल रही है, तुम कुछ और घुसे जा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो आप जब यहाँ पर हमने खाली एसिड पढ़ा है और एसिड के बेसिस पे आपको अप्रोच आप देखो, मैं बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितनी थियरी पढ़ लेता है, कितनी बुक्स पढ़ लेता है, क्या आप प्रॉब्लम्स में उसको यूज कर पाते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं, वो डेवलप करनी है अपने को। तो 9th क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो एसिड दिया हुआ है दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। ऑल्दो इसका आप देखोगे मैंने pKa भी लिखा है, इसके आसपास का कुछ 2022 के आसपास होगा इसका pKa, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में जो एसिड है वो BH करके लिखा हुआ है। नाउ हाउ डू यू नो कि BH क्या है? क्योंकि B मालूम है, A ऑप्शन के लिए B है C2H5O, तो ये हो जाएगा C2H5OH। B ऑप्शन के लिए यही हो जाएगा CH3COH। C ऑप्शन के लिए यही हो जाएगा C6H5 होल थ्राइस CH। D ऑप्शन के लिए यही चीज हो जाएगी H2O। यानी कि तुमको यहाँ का जो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2H, this hydrogen will be compared with this hydrogen, this hydrogen, this hydrogen, this hydrogen। इतना सबको क्लियर है? Yes. यस सर। अब ये वाला जो हाइड्रोजन आप हटाओगे तो कॉन्जुगेट में यहाँ माइनस आता है। और वो सब छोड़ो, पहले तो कैटेगरी बता दो, ये क्या है? फिनॉल। अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अल्कोहल नहीं है यार, सॉरी अल्कोहल ही है यार, मुझसे गलती हो गई। C2H5 यहाँ अल्कोहल है, अल्कोहल इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? ये क्या है? तो बताइए, यहाँ पर कार्बन इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, यानी ये भी एल्केन टाइप का है। Yes, sir. तो ये एसीटोन है बट ये एल्केन टाइप है, तो एसीटोन एल्केन से ज्यादा अच्छा एसिड होता है। और ये एल्कोहल है, दिस इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक, और H2O मोर एसिडिक। और अभी एक्सपीरियंस गेन करना है, कॉन्फिडेंस भी गेन करना है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको pKa वैल्यूज दिया है। बता सकते हो इस एल्कोहल का pKa कितना दिया हुआ है? याद है? याद कैसे रहेगा इतने नहीं, सारे याद नहीं किया था। नहीं याद करना भी नहीं है, लेकिन मैंने भी 16 लिखा है, 15 पॉइंट सम वैल्यू होगी ये। लेकिन अब लिखो आप, इससे क्या होगा, यू विल रियलाइज कि जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो बार बार आएंगे। तुम 3 या 4 बार ये वैल्यूज लिखना शुरू कर दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, बिलीव मी वो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसी ही याद हो जाएगी। और वैल्यू नहीं भी याद होगी तो एक ऑर्डर जैसा कुछ माइंड में बस जाएगा। इसका 16 होता है, इसका वैल्यू देखोगे तो 4.75 के आसपास होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं अपने नोट्स में, मैं भले ही लिख रहा हूँ। ये एल्केन है, इसका कुछ 40-43 के आसपास रहता है। ये वाटर है, वाटर जो है इसका कुछ 15 के आसपास होगा। तो अब इसका कुछ 20 से 25 के बीच में है। तो तुमको वैल्यू के हिसाब से भी जाओगे तो भी ये लीस्ट एसिडिक दिख रहा है। यस या Yes, आप sir. ऐसा बोलोगे कि दिस कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन दिस वन ओनली, बाकी सब ज्यादा एसिडिक है। तो एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये थोड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको आप अलग से कर लो, बाकी तो सिंपल है। तो इसका आंसर बी है क्या? C. क्या चीज? इसका आंसर सी है। पीछे अगर कुछ और दिया तो उसको कट कर देना, सी इज द राइट आंसर। सबको क्लियर है? तो वैसे देखें तो C6H5 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा ना। अरे काहे का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? तुम पहली चीज
मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने कैटेगरी चेक की, ठीक, सबसे कम एसिडिक कौन है, सामने सी ऑप्शन में, समझा, मैं ऐसे पूछ रहा है हूँ। ना? हाँ, अब उसके बाद एक बार तुमको कैटेगरी से आंसर आ गया, अब तुम्हें कोई कंफ्यूज कर सकता है, जैसे ये व्हाट्स योर नेम बेटा, किसने अभी ये बोला C6H5 वाला टर्म? मैं यश। यश। तो यश जैसे कंफ्यूज कर रहा है, वैसे ही तुम्हें कोई टीचर भी कंफ्यूज कर सकता है, कोई तुम्हारा फ्रेंड कंफ्यूज कर सकता है किसी और बैच का। तो उसमें आपको क्या सोचना है, ये जैसे एक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस, ये, और वो जो एसीटोन जैसा दिया, सॉरी कीटोन दिया, उसका कॉन्जुगेट बना लो, सो इट विल बी लाइक दिस। अब हाउ विल यू एक्सप्लेन, डेटा वाइज तो ठीक है, हाउ विल यू एक्सप्लेन कि ये वाला कंपाउंड जो है ज्यादा एसिडिक है, इसके लिए तुम्हें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इन विच केस डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव शुड बी मोर? फर्स्ट शट अप। कीटोन 1 था। डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव शुड बी मोर इन दिस केस, जो नीचे मैंने लिखा हुआ है। अब हाउ विल यू प्रूव, मतलब हाउ विल यू एक्सप्लेन कि यहाँ नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन ज्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, कैसे बताओगे? डेटा तो मालूम है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, व्हाट विल बी द टर्म? इंडक्टिव। नहीं, यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज इज मूविंग टू ऑक्सीजन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाइल हियर नेगेटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम कार्बन टू कार्बन। ये अब तुम्हें एक्सपीरियंस देगा, कैसा एक्सपीरियंस, कि भले ही आप 3 बेंजीन रिंग रेजोनेंस करा रही हैं इस माइनस का, लेकिन ये जो ऑक्सीजन के थ्रू रेजोनेंस हो रहा है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर। इसीलिए ये जो डिस्पर्जन नेगेटिव चार्ज का है वो यहाँ पर ज्यादा है, दैट इज व्हाई दिस इज मोर एसिडिक। ये एक्सप्लेनेशन आता है, और इसीलिए मैंने आपको डेटा का भी बैकअप दिया कि कोई आपको ये रॉन्ग ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का घुमाकर तुम्हें परेशान कर दिया कि यहाँ देखो 3 बेंजीन रिंग है, बहुत रेजोनेंस करा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन बहुत ज्यादा हो जाएगा, दिस कंपाउंड इज वेरी एसिडिक, ऐसा बोलेगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुमको उसको रिप्लाई में क्या कर देना है कि even though here you have 3 benzene rings, but negative charge is moving from carbon to carbon only. So here the resonance stabilization is much weaker than resonance stabilization in this case where negative charge moves from carbon to oxygen. Are you getting this point? Yes, sir. अब ये आप लिख भी लो। सर तो इस क्वेश्चन में हमको बस ये फाइंड करना था कि लीस्ट एसिडिक कौन सा है। नहीं, हमको ये फाइंड आउट करना था कि कौन सा कंपाउंड इस कीटोन से लेस एसिडिक है। वो तो फॉर्चुनेटली सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए हमको केवल इतना ही चेक करना था इनमें से कौन लीस्ट एसिडिक है 4 में से। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? समझा सर, समझा। क्योंकि अगर मोर देन 1 होता तो पहले जो वर्डिंग्स मैंने बोली वो बेटर कॉन्सेप्ट है कि जस्ट चेक आउट ऑफ दीज 4 हाउ मेनी आर लेस एसिडिक देन दिस गिवन कीटोन। यस सर। सर लीस्ट एसिडिक आंसर कैसे हुआ समझा नहीं। लीस्ट एसिडिक वो लिखा है ना, मैं एक ऑर्डर SO3H सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर COH है। नहीं सर, वो मतलब हमें इसमें लीस्ट एसिडिक क्यों ढूंढना है वो? क्योंकि हमने तभी लीस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन एसिडिक होगा। नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि वो कंपाउंड कौन सा है जो इससे कम एसिडिक हो। तो ये एल्केन वाला हाइड्रोजन लेस एसिडिक था, बाकी सारे हाइड्रोजन जो है वो इस वाले हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है। तो Yes, जो sir. रिएक्शन दी हुई है वो रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड वाला एसिड ज्यादा एसिडिक होना चाहिए राइट हैंड साइड वाले BH से। ओके सर। सर सर, अगर एक से ज्यादा होते तो? मोर देन 1 वाला आंसर हो जाता फिर। सर ये सॉल्युबल भी होगा ना? क्या चीज? सर ये कंपाउंड सॉल्युबल भी होगा ना? 1 मिनट रुकना।
सर Yes, guys. Anybody having any other doubts here? सर बोलो ना. सर अगर हम ऐसे ही अगर सिर्फ फिनाइल ग्रुप देखें, अगर किसी ग्रुप पे किसी चेन में अटैच्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या रिलीजिंग होगा? फिनाइल हाँ सर। विड्रॉइंग ग्रुप है. ऐसे नहीं विड्रॉ, ऐसे विड्रॉइंग रिलीजिंग नहीं देखा जाता. किसके रिस्पेक्ट में देखना है वो देखना पड़ेगा. जैसे मान लो कि यहाँ पर CH2 माइनस है, तो इस माइनस चार्ज को वो रेजोनेंस के थ्रू अंदर लेता है, तो फिर ये रेजोनेंस से विड्रॉइंग हो गया इसके लिए. लेकिन अगर यहाँ प्लस होता तो वही बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन प्लस को देता, तो उस केस में ये बेंजीन रिलीजिंग हो जाता. नहीं समझ में आया? हाँ समझा सर. सर दोनों वायर रेजोनेंस होगा ना? दोनों वायर रेजोनेंस होगा. ओके सर. और अगर कुछ नहीं दिया है और खाली तुमसे पूछ रहा है कि ये रिलीजिंग है कि विड्रॉइंग है, तो हमेशा फिर उस सिचुएशन में जो दोनों बिहेवियर दिखाता है, रिलीजिंग वाले को प्रेफरेंस दे देते हैं. ओके सर. एनी अदर डाउट्स किसी और बच्चे को? सर बोलो ना. सर ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते थे ना कि which of the following option ketone is soluble, मतलब कौन से बेस में? सॉल्युबल इन इसका बेस, ये तो एसिड्स हमने लिख दिए ना, B माइनस करके लिखा होता है, यानी C2SO माइनस, C3CO माइनस, ऐसा करके. बिल्कुल सही. ओके सर. और बोलिए, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर स्टूडेंट? तो यार CH2 जब न्यूट्रल होगा तो भी रिलीजिंग कंसीडर करेंगे ना? C2 न्यूट्रल कहाँ से? C2 न्यूट्रल बेंजीन वाला सर. यहाँ पर? हाँ सर. मतलब तुम ये कह रहे हो न्यूट्रल CH3 होता है फिर, तो यहाँ कुछ नहीं होगा मतलब उस सेंस में. ओके सर. लोन पेयर चाहिए ना हमको, या एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए. अभी हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा नहीं है, तब तक के लिए इसको स्टॉप कर देते हैं. चलिए, सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. गाइस एसिड वाले फिर आप क्वेश्चंस और करना, फिर हम डिस्कशन करेंगे. तब तक हेडिंग डालिएगा, हाउ टू प्रेडिक्ट बेसिक स्ट्रेंथ. How to predict basic strength. How to predict basic strength. सबने हेडिंग डाल दिया? Yes, sir. Guys, since we have done many things, तो मैं अब आपको सीधे प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करना उस स्टाइल में बताने जा रहा हूँ. तो पहला पॉइंट आप सबसे पहले चेक कैटेगरी. चेक कैटेगरी, इसमें भी वही चीज करनी, चेक कैटेगरी. एंड बिलीव मी, हमने ये पहले से पढ़ रखा है, बिकॉज हमने हर बार एसिड के लिए कॉन्जुगेट बनाया. अगर कॉन्जुगेट का कंपैरिजन आता है तो इसका मतलब आपको यहाँ भी आ जाएगा, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर, ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, F हैविंग नेगेटिव चार्ज लोन पेयर. ये तो ग्रुप वाइज हो गया, सॉरी पीरियड वाइज हो गया. ग्रुप में भी इसी तरह से डाल दीजिए आप. और इसकी खास बात ये है कि इधर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और इसमें अप टू डाउन, डाउन टू अप, अप में इंक्रीज होगा. ऐसे बढ़ेगी. अच्छा, कई बार बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो कहते हैं इधर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इधर एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. बिल्कुल घटिया चीज है वो. अगर ये सब बेस हैं तो इनका खाली बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर होगा,
इनको एसिड कभी नहीं बोलेंगे। अगर एसिड बोलना है तो आपको CHNHOHFH लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. फर्स्ट वाला ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकते हो? फर्स्ट वाला ऑर्डर, हाँ सर। फर्स्ट वाला मतलब ये C- वाले। हाँ सर। देखो सबसे पहली चीज है कि जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो चेंज होता है ना वो साइज में ड्रास्टिक चेंज होता है। तो यहाँ पर साइज विल डिसाइड द आंसर। यहाँ पर साइज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, इसलिए दूसरा जो इफेक्ट है वो कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ड्रास्टिक चेंज होता है। तो हम यहाँ बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर डिसाइड करेगा। दोनों में समझ में आया क्या करना है? एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचना है क्योंकि साइज बड़ा चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे में साइज में ड्रास्टिक चेंज होता है इसलिए साइज डिसाइड्स आंसर। सो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बता देते हैं। याद रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is more capable of holding electrons. इसका क्या मीनिंग होता है मोर केपेबल ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? मोर केपेबल का मतलब होता है मोर स्टेबल, and more dispersion. मोर स्टेबल का मतलब मोर डिस्पर्जन, मोर डिस्पर्जन का मतलब होता है Acidic. लेस बेसिक। ये सारे बच्चों को क्लियर है? इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है among these four, और ये फटाफट इलेक्ट्रॉन दे देगा। इन सब में साइज है तो I- का साइज बहुत बड़ा होता है, तो I- का यानी साइज बढ़ेगा तो डिस्पर्जन बढ़ जाएगा, और डिस्पर्जन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर है सबको? ये भी आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा पूछ सकते हो ये सब चीजें, क्योंकि ऑल्दो हमने पहले किया हुआ है बट ये अभी तो बेसिक लेवल पे ही कर रहे हैं। मोर केपेबल ऑफ होल्डिंग है तो डिस्पर्जन क्यों होगा? मोर केपेबल ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है तो डिस्पर्जन बोलते हैं स्टेबल ज्यादा हो जाता है और स्टेबिलिटी डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड है। इसको तुम ऐसे सोचो, एक घरेलू एग्जांपल देते हैं कि तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों के पास एक एक पॉकेट है, तुम्हारी पॉकेट छोटी है, तुम्हारे फ्रेंड की पॉकेट बड़ी है, तुम दोनों ने एक ही जैसा पैसा रखा हुआ है, तुम्हारी पॉकेट छोटी है जिससे पैसे बाहर गिर रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड की पॉकेट बड़ी है जिसमें पैसे अंदर स्टेबल है, रुके हुए हैं। तो बताओ चोर को कौन ज्यादा अमीर दिखाई देगा? छोटी पॉकेट वाला। छोटी पॉकेट वाला, सिंपल। यानी कि यू आर इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारे पॉकेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम ज्यादा बेसिक हो गए, सिंपल। Sir, example मस्त था। सही, सेम सबको एग्जांपल क्लियर? आपने पहले दिया था। क्या चीज? Sir, example epic था। हाँ, should I remove this page? जो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएगा वो लेस बेसिक हो जाएगा, ये याद रखना है। Should I remove this? Sure, sir. Yes, sir. Okay, guys. एक After मिनट
साइज वाले में क्या बता रहे थे आप? क्या बेटा? तो साइज वाला फैक्टर। मतलब साइज बड़ा होगा अगर तो डिस्पर्जन ज्यादा हो जाएगा। सिंपल है ये तो बहुत ही, कि नेगेटिव चार्ज फैल गया ना पूरे उसमें, डिस्पर्जन मोर मतलब बेसिकली। सो हो गया। अब आप ये कैटेगरी हो गया है ना। अब नोट लिखिएगा, कैटेगरी सेम हो गई तो वही पुराने फैक्टर, प्लीज राइट। if category is same, if category is same, if category is same, then check factors like mesomeric effect, check factors like mesomeric effect, inductive effect, mesomeric effect, inductive effect, and एक स्पेशल फैक्टर है which I am going to give you, जो स्पेशली यूज करते हैं हम लोग एमाइंस के लिए। तो लिखेंगे सॉल्वेशन, सॉल्वेशन इफेक्ट, और यहां लिखना फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस, और कहीं यूज नहीं करना ये फैक्टर। So what did you say after inductive effect? After inductive effect, solvation effect. Okay, sir. In the bracket you write for primary, secondary and tertiary amines. Okay, sir. Guys, I will discuss this solvation effect, लेकिन इसके पहले आप लिखिएगा जैसे हमने एसिड के केसेस में लिखा कि if category is phenol, if category is benzoic acid, वैसे ही यहाँ लिखेंगे if category is amine. और ये एक्चुअली में डिस्कशन इंडक्टिव इफेक्ट के बाद अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने वी हैव रिटन समथिंग लाइक एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देयर यू रोट एमाइंस के लिए कुछ तो किया होगा शायद, बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, है ना। तो एक्चुअली में मैंने वहां शायद बताया था आपको कि थोड़ा सा लेवल अभी आपका उतना अच्छा नहीं है तो वेट करें। तो मैं अभी 2 क्वेश्चन वापस उसी स्टाइल में लिखता हूं और दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं। पहला क्वेश्चन है राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर फॉलोइंग एमाइंस, का मतलब एक लेते हैं CH3NH2, CH3NH, CH3N, CH3 and either NH3. तो these are the 4 compounds और यहाँ लिखें in gaseous state. सर आपको चैट्स में आंसर बताना है। पहले मेरे को क्वेश्चन लिखने दो, लाइक राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर और फिर से वही 4 कंपाउंड्स, यहाँ लिखा है एक्वस मीडियम। नहीं, आपको कोई आंसर नहीं भेजना है, आप केवल सुनते रहिए अभी। एक्वस मीडियम। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस, पहले आप कॉपी कर लो क्वेश्चंस को, फिर हम डिस्कशन करते हैं।
कॉपी कर लिया? यस सर एक मिनट। Yes, sir. गाइस पहले वाले के लिए इन यू हैव रिटन गैसेस स्टेट, हो सकता है कि यहाँ गैसेस स्टेट के अलावा कुछ ऐसा लिख दे नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो भी मेरा आंसर वही रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि सिंस आप जो जैसे आपने अभी लिखा ना सॉल्वेशन इफेक्ट, कोई भी देखकर बता सकता है कि सॉल्वेशन इफेक्ट जो है वो जैसे कि एक्वस मीडियम आपने लिया, वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आएगा और उसी से आता है सॉल्वेशन इफेक्ट। यानी योर आंसर विल चेंज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फैक्टर जो कहाँ पर वर्क करेगा, जब तुम्हारा मीडियम चेंज हो रहा है जिसमें आप बेसिक निकाल रहे हैं। If it is gas phase or non-polar solvent, then external factors will not work, क्योंकि गैसेस फेज में आप डिस्क्रीट जैसा इसको कंसीडर कर सकते हो और नॉन पोलर में सॉल्वेंट को कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसमें सीधे सीधे आपके पास दो ही फैक्टर बनते हैं, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव। अब ये फॉर्चुनेटली इसमें कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इन ऑल केसेस नाइट्रोजन इज कैरिंग लोन पेयर एंड दैट इज व्हाई वी से दिस कंपाउंड्स बेस। इन ऑल केसेस लोन पेयर सिंगल डबल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो रेजोनेंस हट गया, ओनली इंडक्टिव विल वर्क, ओनली इंडक्टिव। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ कोई नहीं है, तो मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा? थर्ड वाला। यानी और स्ट्रेट आंसर आपको 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4। क्या इतना समझ में आया? यस सर। डेंसिटी बढ़ाना चाहिए ना हमें, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना है ना हमें। हाँ, तो थर्ड ये पहले आप लिख लो पहले वाले के लिए आंसर। Sir, can you कि explain first one again? ऐसे लिखिएगा, सिंस इन गैसेस स्टेट the molecules will be in discrete form or in non-polar solvent there will not be any effect of solvent, so answer will be decided by resonance and inductive. Here no resonance, only inductive works, that is why फिर आंसर आप निकाल दो। सर एक बार वापस नोट बता सकते अरे यार कोई बताएगा इसको? Anybody? सर इन गैसेस स्टेट तक याद है बस। गैसेस स्टेट में आप ऐसा डाल सकते हैं, नो एक्सटर्नल फैक्टर्स। सर एक बार पॉइंट बताएंगे इन गैसेस स्टेट? In gaseous state, only resonance and inductive effects work. आंसर ऐसा क्यों? क्योंकि गैसेस स्टेट में कोई दूसरा इफेक्ट कैसे होगा? गैस फॉर्म में ना, सेपरेटेड है वो, तो किसी एक्सटर्नल चीज का कोई है ही नहीं, तो इफेक्ट क्या डालेगा? और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब है कि उनसे इंटरेक्शन नहीं होता, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो कोई फैक्टर एक्सटर्नली वर्क नहीं कर रहा है। ओके सर, गॉट इट। हो गया? सर एक मिनट। Yes, sir. यस सर। देखो अब इस पे आते हैं जिसमें सॉल्वेंट इफेक्ट लेना है। अब ये सॉल्वेंट इफेक्ट है क्या वो सुनो, या उससे पहले मैं एक बार तुम्हें आंसर दे देता हूँ। इससे क्या होगा, देखो इन एक्वस मीडियम
CH3 whole twice NH greater than CH3 NH2 greater than CH3 whole thrice N greater than NH. Believe me, ये आंसर आप अपने आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. अगर मैंने यहाँ C2H5 कर दिया होता तो मेरा आंसर ये हो जाता. ये सारे एक्सप्लेनेशंस आप इसके एक्सप्लेनेशंस आराम से निकाल लोगे. अभी C2H5 whole thrice N थोड़ा डिफरेंट है ये. C2H5 NH2 greater than NH. ये एक्चुअल आंसर है. इनको एक्सप्लेन करना है कि आंसर चेंज क्यों हुआ, जो हमने इंडक्टिव से निकाला, और यहाँ आंसर क्या हुआ. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन, उससे आंसर कैसे चेंज होता है वो डिस्कस करना. पहले आप करेक्ट आंसर लिख दो. So can you explain one more time? सर मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया बेटा, मैंने तो केवल आंसर लिखा है. ये एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखा है बस. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि आंसर चेंज क्यों हो रहा है. सर मैं शायद गलत हो सकता हूँ सर. क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी भी एक फैक्टर है क्या एक्वस मीडियम में? अभी हम आते हैं बेटा. अभी इसको हटा दे. सबने कॉपी कर लिया? सर एक मिनट. डन. Yes, sir. सर एक मिनट. डन सर. गाइस पहली चीज ये सॉल्वेशन होता क्या है. तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन लिख के दिखाते हैं. जैसे CH3NH2 आपने लिया. व्हेन यू पुट दिस इन वाटर, सो ऑफ कोर्स ये बेस है. बेस मींस इट विल एक्सेप्ट H+. हु विल गिव H+? H2O. तो ये बन जाएगा CH3NH. दो H इसके पास पहले से थे, एक और H आ गया, यहाँ प्लस आ गया, और साथ में OH माइनस बाहर हो गया. ठीक. सिमिलरली व्हेन यू पुट अ सेकेंडरी एमाइन इन वाटर, सब कुछ ध्यान से देखना. एक ही बार बता सकता हूं, अगर आप बाद में पूछोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. फिर मैं आपको बोलूंगा आप इसको रट लो. एक H पहले से था, एक एक्स्ट्रा आ गया. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलते रहना. अभी टर्शरी एमाइन व्हेन यू पुट इन वाटर, एक भी H पहले से नहीं था, ये H आ गया. किसी को कोई प्रॉब्लम है इक्वेशन में? No, sir. नहीं. गाइस अब जैसे ये कैटायन बनता है, वाटर बीइंग अ पोलर सॉल्वेंट विल सराउंड दिस. सब केसेस में इसी तरह से ये सराउंड हो जाएगा. तो ये जो सराउंड कर रहा है ना वाटर मॉलिक्यूल, इसी को नाम देते हैं सॉल्वेशन. तो हाउ विल यू डिफाइन सॉल्वेशन? सॉल्वेशन is a process where ion gets surrounded
मॉलिक्यूल भी हो जाएगा मतलब, लेकिन अगर इसको और इसका सॉल्यूशन चेक करोगे तो इसका सॉल्यूशन मच ग्रेटर, तो हम इसका बनाते ही नहीं है, इसलिए मैं लिख ही रहा हूँ आयन। आप यहाँ लिख सकते हो आयन स्लैश मॉलिक्यूल, ऐसा भी कर सकते हो। आयन गेट सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं सॉल्वेशन। अब ये बताओ कि अगर सॉल्वेशन, या आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा है एवरीबॉडी, इफ आई से कि हियर सॉल्वेशन इज मोर, आई डोंट नो कहां पर ज्यादा है, बट आई एम जस्ट टेकिंग केस कि अगर सॉल्वेशन ज्यादा हो गया तो ये जो इसके पास H प्लस है ये वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सर नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये स्टेबल हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेंगे। समझे ना? इट्स लाइक कि मतलब तुम्हारे पास कहीं से पैसा आया, Yes, फिर sir. लोगों ने तुमको घेर लिया, तो जिसने तुम्हें पैसा दिया उसको वापस नहीं कर पा रहे हो तुम, क्योंकि सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। तो हम इसको ऐसा भी लिखते हैं कि सॉल्वेशन से क्या बढ़ जाती है? स्टेबिलिटी। Stability. इसका सॉल्वेशन उसकी स्टेबिलिटी, अगर वो स्टेबलाइज हो गया तो H प्लस नहीं देना चाहेगा, और अगर ये H प्लस नहीं देना चाहता, ये रुक गया यहीं पर, तो प्रोसेस किस डायरेक्शन में इसका मतलब गया है? इन विच डायरेक्शन प्रोसेस हैपनिंग? Back. अबे फॉरवर्ड रे, Forward. ये रुक गया, यहीं पर रुका हुआ है, फॉरवर्ड बोलते हैं। हमको जो दिखाई देता है हमारे लिए Yes, लेफ्ट और sir. राइट के हिसाब से फॉरवर्ड जाता है। समझ में आया कि फॉरवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ स्टेबलाइज हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, understood. आई एम नॉट सेइंग कि पहले केस सर में, मैं कह रहा हूँ स्टेबलाइज क्यों हो रहा है वो? किसी भी केस में अगर सॉल्वेशन ज्यादा हुआ तो वो आयन स्टेबलाइज हो जाएगा, तो उस डायरेक्शन में प्रोसेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इससे हमको ये पता चल सर जाएगा कि प्रोसेस फॉरवर्ड गया है। बोलो ना। सर वो स्टेबलाइज क्यों हो गया? क्योंकि वो सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है इसके प्लस की वजह से ही तो इसके पास आ रहा है, तो प्लस की वजह से आ रहा मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्लस खींच रहा है अपनी तरफ, तो डिस्पर्जन हो गया ना इस प्लस का, स्टेबलाइज हो गया। समझ गए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हम्म। तो अब ये यहां तक सबको समझ में आया कि फॉरवर्ड प्रोसेस होगा? Yes, sir. Yes, sir. सबको इतना क्लियर हो गया? अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब क्या है? कि CH3NH2 इज मोर रिएक्टिंग विद वाटर, यस और नो? Yes, sir. मोर रिएक्टिंग मतलब डिसोसिएशन ज्यादा है उसका, तो इसका मतलब है कि एमाइन ज्यादा बेसिक हो जाएगा। समझ में आया? और यहाँ कौन सा आयन है? इसको हम लोग लिखेंगे अमोनियम। ऑल्दो अमोनियम NH4 प्लस के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम सबके लिए अमोनियम वर्ड यूज कर रहे हैं। पहले इतना कॉपी कर लो सब लोग। सर ये आपने अमाइन मोर बेसिक मतलब क्या लिखा है सर? क्या? सर आपने लिखा है ना सर अमाइन मोर बेसिक, हाँ। सर मतलब अरे यार पूरी कहानी खत्म हो गई, वो लास्ट पॉइंट था। फॉरवर्ड तक समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि CH3NH2 बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है, तभी तो वो पानी में डिसॉल्व करके आगे की तरफ रिएक्शन करा रहा है। तो फॉरवर्ड मींस दिस इज मोर बेसिक। गॉट इट सर। इसीलिए मैं स्टेप वाइज जा रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए फिर आपने बोला कि नहीं पूरा बता दो। मैं हर स्टेज में आपसे पूछा, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। लास्ट NH3 का क्या होगा? लास्ट का क्या होगा मतलब? NH3 भी था ना इनमें। अरे छोड़ो ना, अभी जितना मैं बता रहा हूँ पहले उतना समझो।
Have you copied? सर एक मिनट। Yes. Should I remove this? So 1 minute, sir. Yes. डन सर। Okay. गाइस अच्छा एक कंक्लूजन, इतना बड़ा सा कुछ करने के बजाय एक शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं क्या, मोर सॉल्वेशन ऑफ अमोनियम कैटायन, या अमोनियम का मतलब है सारे अमोनियम की बात कर रहे हैं, हाँ, implies more basic amine। क्या इतना हम लिख सकते हैं डायरेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ये बीच वाले सब घपली चीजों को हटा देंगे, सीधे फर्स्ट एंड लास्ट, सीधे हमारा वो। अब इधर आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा किसका सॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है? तो आप पहले कंपैरिजन देख लो, CH3NH ये कैटायन था, सॉल्वेशन इसका क्यों हो रहा है? वो पहली लेयर कैसे बनती है? क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन हाइड्रोजन बॉन्ड की? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज Intermolecular. हाँ, बिकॉज इसके पास H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन है और इधर ऑक्सीजन है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बता सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन मैंने दिखाया, ये तीन में से किस में सबसे ज्यादा होगा? So first वाले में फर्स्ट वाले में One. फर्स्ट वाले में। क्यों? से ज्यादा H है। मोर एच। ज्यादा है। यस, H, मैक्सिमम सॉल्वेशन। क्यों मैक्सिमम सॉल्वेशन है? ड्यू टू मोर NH। खाली H नहीं, H तो CH3 के पास भी है। मोर NH। तो अगर ये मोर सॉल्वेशन है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि सॉल्वेशन ऑर्डर CH3NH3 plus greater than CH3NH2 CH3 plus greater than CH3 whole thrice NH plus। ये और इसके बेसिस पे जाएंगे तो बेसिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ शुड बी, एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका The same. पेरेंट CH3NH2 greater than CH3 whole twice NH greater than CH3 whole thrice N। क्या इतना समझ में आया? Yes, क्या sir. आंसर इससे मतलब नहीं है, आंसर क्या होना चाहिए उतना हम पहुंचे हैं अभी तक। पहले Yes, इतना कॉपी कर लो। सर लास्ट बार एक बार आप वापस रिपीट कर सकते, क्या सिखाया आपने? हमने कुछ नहीं सिखाया, मैंने केवल ये मोर सॉल्वेशन और ये फिर ये लिखा और फिर वो हमने दिखाया सॉल्वेशन ऑर्डर ये है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर उसके पेरेंट्स का उसी ऑर्डर में आ जाएगा। सर एक मिनट के सर, इसके पहले वाला पेज दिखा सकते हैं जो आपने क्वेश्चन लिखवाया था? क्यों डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? और नहीं सर, मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गलत नोट डाउन किया है।
हाँ तो बस थोड़ी देर रुको ना, पहले मेरे को सीक्वेंस में जाने दो, नहीं तो तुम कंफ्यूजन जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हो। मैंने कहा अभी हम आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, हमने लिखा है आंसर शुड बी दिस, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, वेट करो। ओके सर। सबने कॉपी कर लिया? So wait. No, sir. मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि एंड पॉइंट पे जब आप जाकर ऐसा बोल दोगे कि पूरा फिर से बता दो, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा कि आप रट लो। डन? Yes, sir. Yes, सर sir. गाइस, अच्छा ये कॉपी कर लिया था सॉल्यूशन वाला? आप तीनों के लिए इसी तरह से बना सकते हैं, और फिर इसमें दिखा सकते हैं कि सिंस मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मैक्सिमम सॉल्वेशन। सर आपने क्या बोला, आप रिपीट कर सकते हैं? मैंने बोला है कि ये सॉल्वेशन के लिए मैंने ये ड्रॉ किया था, आप बाकी दो के लिए भी ड्रॉ कर लो, और फिर यहाँ लिख देना सिंस मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम सॉल्वेशन। Sir, can you show the previous page? Have you written this? Yes, sir. गाइस, दो चीजें हैं, एक एज पर सॉल्वेशन इफेक्ट, जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो है CS3 होल CS3NH2 greater than CS3 whole twice NH greater than CS3 whole thrice N, and as per inductive effect, जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर था that was CS3 whole thrice N greater than CS3 whole twice NH greater than CS3 whole, या यहाँ पर सॉरी CS3NH2। गाइस, ये दोनों चीजें आपको क्लियर है? कोई बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, sir. ये दोनों अलग अलग ऑर्डर निकले, अलग अलग इफेक्ट पे। ये बताइए जो इंडक्टिव इफेक्ट है, या मैं ऐसा बोलूं गैसेस स्टेट में कौन सा फैक्टर वर्क करेगा, ओनली बताइए। Inductive effect. Inductive effect. क्या सॉल्वेंट वाले जो एक्वस मीडियम उसमें केवल सॉल्वेशन इफेक्ट वर्क करेगा या दोनों वर्क करेंगे? Sir, दोनों. दोनों होंगे।
दोनों ऑब्वियस केस है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एक्सटर्नली क्या चेंजेस ला रहे हो आप, इंडक्टिव इफेक्ट विल रिमेन देयर। दैट मीन्स इन सॉल्यूशन फेज यानी इन एक्वस फेज आंसर विल बी डिसाइडेड बाय बोथ। कंबाइंड इफेक्ट। क्या इतना सबको समझ में आया जो मैंने लिखा? यस सर। अब आपसे एक छोटी सी घरेलू चीज पूछते हैं। यस सर। मान लीजिए कि आप एक एग्जाम देते हो जिसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपको रैंक डिसाइड करवानी है, तो स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि आपके केमिस्ट्री में मार्क्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, फिजिक्स में मार्क्स बहुत ही खराब है। किसी बच्चे के जो है फिजिक्स में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, केमिस्ट्री में बहुत खराब है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके दोनों सब्जेक्ट्स में मॉडरेट मार्क्स हैं, तो बताइए किसकी रैंक बेटर होने के ज्यादा चांसेस है? मॉडरेट वाला Moderate. दोनों में मॉडरेट है। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्सट्रीम पर बैठा एक केस में और ये एक्सट्रीम पर बैठा एक केस में, ये एंजॉय कर रहा है सेंटर पे बैठ करके, यानी इस पे दोनों इफेक्ट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इसीलिए तुम जब एक्चुअल आंसर देखते हो तो उसमें सेकेंडरी वाला जो एमाइन है वो सबसे पहले आता है। क्या ये समझ में आया कि हाउ टू एक्सप्लेन why secondary amine is most basic in aqueous medium? यस सर। क्लियर है? sir. यस सर। अब एक इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं अगर इस मिथाइल के बदले इथाइल कर दूं फिर भी सेकेंडरी वाला ही नंबर 1 रहता है। वो आप एक्चुअल जो डेटा लिखा है उसमें भी चेक कर सकते हो। आंसर केवल यहाँ चेंज होता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑल्सो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बताइए क्या मिथाइल ग्रुप से छोटा ग्रुप कुछ हो सकता है एल्काइल में? नहीं सर। नहीं हो सकता है। मिथाइल से छोटा ग्रुप नहीं हो सकता है। मिथाइल से जैसे ही तुमने इथाइल बुक किया तो बताइए इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया कि कम हो गया? सर बढ़ गया। इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया। इंडक्टिव इफेक्ट जब बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट प्राइमरी एमाइन को ज्यादा होगा कि टर्शरी एमाइन को? टर्शियरी। टर्शरी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप उसके पास ज्यादा है। इसीलिए जैसे ही तुमने मिथाइल से इथाइल किया टर्शरी वाले पार्ट का इंडक्टिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई, वो पहले आ गया। क्या समझ में आया? वाई टर्शरी एमाइन इन इथाइल केस ग्रेटर देन प्राइमरी एमाइन? यस सर। सबको समझ में आया? इसका मतलब है कि यहाँ वाले केस में उतना अच्छा इंडक्टिव नहीं था, इसलिए हाइड्रेशन यहाँ डोमिनेट कर रहा था। और जब हाइड्रेशन डोमिनेट करेगा तो प्राइमरी टर्शरी से पहले आएगा बेसिक स्ट्रेंथ में, बिकॉज हाइड्रेशन मतलब सॉल्वेशन। और इसमें इथाइल ग्रुप लग गया, यानी इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया। और इंडक्टिव अगर डोमिनेट करेगा तो टर्शरी प्राइमरी से पहले आएगा। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो क्योंकि इससे अच्छा मैं नहीं बता सकता। So can you explain the second part again? नहीं समझा मुझे। मिथाइल वर्सेस इथाइल, क्योंकि इसमें हल्का सा डिफरेंस आता है, यहाँ प्राइमरी पहले आता है, इसमें टर्शरी पहले आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो मिथाइल से इथाइल जाते हैं तो मिथाइल से इथाइल जाने में इंडक्टिव बढ़ जाता है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो टर्शरी में ज्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज उसमें 3 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे ही यू चेंज मिथाइल ग्रुप टू इथाइल, उसका जो टर्शरी वाला एमाइन होगा वो ज्यादा बेसिक हो जाता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया और इंडक्टिव डोमिनेट किया, इसीलिए यहाँ पर टर्शरी प्राइमरी एमाइन से पहले है। इस वाले केस में हाइड्रेशन डोमिनेट किया, क्योंकि मिथाइल उतना अच्छा एल्काइल ग्रुप नहीं है इंडक्टिव के लिए, और छोटा ग्रुप हाइड्रेशन के लिए फेवरेबल है, इसलिए हाइड्रेशन डोमिनेट किया। और हाइड्रेशन के हिसाब से जाते हैं तो मिथाइल वाला जो पार्ट मतलब प्राइमरी एमाइन जो होता है वो टर्शरी से ज्यादा अच्छा होता है। लिख भी दो दिया मैंने नीचे यहाँ पर छोटा सा। Yes, thank you. आंसर जो फर्स्ट वाला है वो हमेशा मॉडरेट रहता है एंड इसलिए बेस्ट है। हाँ, जो सेकेंडरी एमाइन ना वो तो फाइट में ही नहीं है, वो तो विनर है।
यस सर। वो तो बेस्ट रैंकर है, बाकी सबका डिसाइड हो रहा है कि भाई इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें थोड़ा कम। वो सेकेंडरी में तो वो तो पहले ही आगे आगे। आप कोई भी एल्काइल लिखोगे, सेकेंडरी विल बी नंबर 1। कोई भी एल्काइल में होगा ना सेकेंडरी नंबर 1। मैं अभी और डेटा दूंगा, अभी तो मैंने केवल उतना पढ़ाया है जितना समझ लो कि मेन लेवल वाली चीजें हैं, जेई मेन का। अभी एडवांस के हिसाब का डेटा और देता हूं मैं आपको। आंसर ऐसे अगर बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये ऑर्डर चलता रहेगा। नहीं नहीं, अभी इतना भागना नहीं, पहले स्लो, पहले इतना कॉपी कर लिया सबने। सर कर रहे हैं। सर 1 मिनट। सर आपने वो इन के बाद क्या लिखा है? इसके बाद व्हाट था? इन aqueous phase। इन aqueous phase। सर यस सर आप ये जो अभी पढ़ा रहे हो ना सर, सर ये संडे तक सर सब अच्छे से याद रहता है सर, उसके बाद याद ही नहीं आता। क्या चीज? संडे तक? सर मतलब इस वीक के संडे तक सर सब अच्छे से याद रहता है ये जो आपने बताया। और सर उसके बाद सर फिर याद ही नहीं रहता, मतलब रिवाइज करने बैठते तब। हाँ तो उसमें एक काम ये कर सकते हो, जैसे आज तुमने पढ़ा भी, आज या कल में इसको एक बार रीड करके शॉर्ट नोट्स बना लो, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो, और फिर पॉइंट्स पे डिपेंडेंट आपको रहना है मेनली। फिर जब कोई पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो तो आप जो पूरे नोट्स है उनको चेक कर लो। ऐसा है, आपको कोई चीज रटने के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ। कुछ बेसिक चीजें रहती वो अलग बात है, लेकिन रेफरेंस के लिए हमेशा रखना है साथ में। डेटा बहुत सारा देता हूँ आपको, जैसे इन सब में आपका मेन पॉइंट आपको क्लिक करना चाहिए कि मतलब मेन चीज क्या हुई है। तो मेन चीज हमने यहाँ पर लिख ली, जैसे कि आंसर विल बी डिसाइडेड बाय 2 फैक्टर्स। तो ये मेन चीज है। हो सकता है आप पुरानी चीजें भूल भी जाओ, लेकिन कम से कम इतना याद है कि 2 चीजों से आंसर निकल रहा है, सॉल्वेशन और इंडक्टिव से। तो मेन छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिख दिया। फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और तुम्हें लगा कि नहीं इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो नोट्स में से वापस दे के उसको और ऐड कर लो। Should I change this? Yes, sir. Yes, sir. So wait. सर एक सर Yes. सर प्रीवियस पेज में आपने जो स्ट्रक्चर बनाने को बोला था, उधर आपने स्टेटमेंट क्या बोला था? सिंस मैक्स एच बॉन्डिंग। मैंने ये बोला था कि इसमें बाकी सब में इसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दो, और फिर लिखना कि हियर वी हैव मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई मैक्सिमम सॉल्यूशन। सर मैक्सिमम, भाई कोई बता दो इसको। मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैक्सिमम। ओके थैंक यू सर। गाइस शुड आई रिमूव? अच्छा, इसमें सबसे लास्ट में NH3 दोनों में आएगा। उसका रीजन क्या है? इसके पास कुछ है ही नहीं। मतलब कुछ तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तो चोर लूटेगा तुमको। तुम्हारे पास कोई इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का कोई ग्रुप नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम कितने भी सिक्योरिटी गार्ड रख लो, पैसे ही नहीं तुम्हारे पास, तो लूटने कौन आएगा? क्या आप समझ पा रहे हो? चाहे जितना इसका अच्छा हाइड्रेशन हो जाए, पैसे होने, लोन पे डेंसिटी तो होनी चाहिए ना, तो बेसिक उसको बोलेंगे, इसलिए लास्ट में पड़ा हुआ। यस। चलिए आई एम रिमूविंग दिस। आता है। कोई कुछ बोला बेटा, उसको बताओ कुछ। गाइस अब आई एम गिविंग यू सम डेटा, एक बार आप इसको नोट कर लो अपने रेफरेंस के लिए। यहाँ कंपाउंड है, आप इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो।
pKa करके, तो एक है MENH2। व्हाट इज Me? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल, बिल्कुल। मिथाइल ग्रुप। तो मैंने जानबूझकर यहाँ Me लिख दिया है बिकॉज कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। CH3NH2 भी आप लिख सकते हो। तो जैसे CH3 होल ट्वाइस NH में दूसरा, इसको Me2H भी लिख सकता हूँ। इट्स वैल्यूज 3.2। CH3 होल थ्राइस N, इट्स वैल्यूज 4.2। राइट। अच्छा, ये मेरे से गलती हो गई, pKb है। हाँ, ये बेस है ना ये। तो जैसे पहले की जैसा लेस pKb implies more basic amine। क्या इस पे किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। इसके बाद मेरे पास जो ऑर्डर है C2H5NH2 है, तो 3.3 इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है। अच्छा, ET मींस इथाइल है, सेम ही हो गया ये। इसका वैल्यू मेरे पास 3 लिखा हुआ है। देन ET3N लिख दो, मेरे पास वैल्यू इसका 3.2 दिया हुआ है। इसके बाद एक है CH3 CH2 CH2NH2, इसको PR लिख सकते हो। हाँ, PR। तो इसीलिए दूसरा तुम लिख सकते हो PR2NH, तीसरा लिख सकते हो PR3N। और जो मेरे पास डेटा है इसके लिए 3.3 है, ये 3 है अप्रोक्सीमेटली, ये 3.7 है। Let me know if you have copied. सर लास्ट थर्ड कंपाउंड एक बार वापस रिपीट करो ना। लास्ट वाले में PR है बेटा, प्रोपाइल CH3 CH2 CH2NH2। सर इतने ही है। इतना सफिशिएंट है। सबने कॉपी कर लिया? सर C2H5NH2 का भी नहीं, सही। 3.3 है और CH3 CH2 CH2NH2 का भी 3.3 है, लेकिन सर ये प्रोफाइल वाला नीचे क्यों है? कौन सा प्रोफाइल नीचे? ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये तो वैल्यू लिखी हुई है। ओके। अरे डेटा है रे। ओके सर। सर वो थर्ड लास्ट वाला NH2 है ना, 3.3 के बाजू वाला करस्पॉन्डिंग। हाँ, NH2। प्रोपाइल अमीन के केस में तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, ये सबसे कम हो गया। चलिए, सबने कॉपी कर लिया। मैंने आप कुछ एनालाइज करने को नहीं बोला, मैंने कहा हैव यू कॉपीड, लेट मी नो। सर एक मिनट। यस सर। अगर कॉपी कर लिया है तो इसका ऑर्डर आप देखो, लिखो यहाँ पर, और देखो हमने जो निकाला है साइंटिफिकली वो मैच कर रहा है क्या। इसका ऑर्डर लिखो, फिर इसका ऑर्डर लिखो। यू विल रियलाइज कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो है सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी। फिर यहाँ देखोगे तो आएगा सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी ग्रेटर देन प्राइमरी। फिर यहाँ आओगे तो आएगा सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी। क्या सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। यही है ना? हाँ। अब तुमको याद करने का स्टाइल बता देता हूँ। सारे जितने भी आपको करने हैं, सब में आंसर फॉलो करना है सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी, एक्सेप्ट दिस वन। याद रख पाओगे?
इथाइल वाले एल्काइल को छोड़ के बाकी सारे केसेस में व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर एमाइंस? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी। याद रख पाओगे? यस सर। यानी केवल एक जगह चेंज होता है, बाकी सब जगह चेंज नहीं होता है। आप पहले तो ये अपनी स्टाइल में लिख लो, याद करना है वो भी लिख लो, देन यू कैन आस्क व्हाई, हाउ वगैरह वगैरह। सर ये सब एक्वस मीडियम का डेटा है ना? ये एक्वस मीडियम, और गैस फेज कभी पूछता ही नहीं है। कुछ नहीं दिया मतलब एक्वस। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। Just a minute. ओके ओके। तो सेफ। सर डन। डन। गाइस इसमें किसी को कोई डाउट है या सब कुछ क्लियर हो गया? क्लियर सर। सर डन, क्लियर। प्रोपाइलामिन्स में तो इंडक्टिव और बढ़ना चाहिए ना? हाँ, तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि एनीबडी हैविंग एनी डाउट? सब लोग कह रहे क्लियर है, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो सर। अभी तो कोई डाउट क्रिएट कर रहा था, फिर कह रहे हो कि नहीं। सर वो इंडक्टिव इफेक्ट वाला प्रोपाइल ग्रुप में। हाँ तो क्या कहना चाहते हो, पूरा बोलो ना। तो सर इंडक्टिव कि उसका बढ़ना चाहिए ना? सर टर्शियरी बढ़ना वाला। चाहिए तो क्या होना चाहिए फिर? तो टर्शियरी पहले आना चाहिए। तो ये तो मैं चाहता हूँ, पूछो मुझसे, आप पूछ ही नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा? आप लोग खुद ही कंफ्यूज स्टेट में रहते हो। चलिए, तो ये जो बोल रहा है उसको थोड़ा साफ साफ और अच्छे से, ये कह रहा है कि जब एल्काइल ग्रुप में आपने मिथाइल से इथाइल किया तो यू आर सेइंग कि टर्शरी ग्रुप का इंडक्टिव बढ़ जाएगा, इसीलिए डोमिनेटिंग जो पार्ट है वो पहले लिखा जाएगा, तो टर्शरी पहले आ गया। फिर जब आप इथाइल से प्रोपाइल गए तो इंडक्टिव और बढ़ गया, जब इंडक्टिव और बढ़ा तो टर्शरी तो पहले ही रहना चाहिए, पीछे कैसे चला गया? कोई बता सकता है क्या? एनीबॉडी? सर सर एकदम बेसिक आंसर ये हो सकता है कि सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है। क्या चीज? सर सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है। क्यों? इंडक्टिव बढ़ रहा है तो सॉल्वेशन क्यों डोमिनेट करेगा? कोई बताएगा? सर हाइड्रेशन बहुत हो रहा है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस ध्यान से सुनना,
ये CH3 था, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा था। तुमने एक CH2 बढ़ाया, इथाइल किया, यानी ये इंडक्टिव के लिए ये वर्क कर रहा है। फिर तुमने जब इसको कर दिया CH3 CH2 CH2, या फिर तुमने कर दिया CH3 CH2 CH2 CH2, तुम कर क्या रहे हो? तुम जो एल्काइल ग्रुप है ना, उसका लेंथ बढ़ा रहे हो, लेंथ बढ़ा रहे हो, लेकिन जो आपका इफेक्ट है वो इस पोजीशन पे आना है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो बताइए, इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो डिस्टेंस अगर जो तुम एक्स्ट्रा कार्बन या एक्स्ट्रा CH2 डाल रहे हो, वो अगर दूर होता जाएगा तो इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा या नेग्लिजिबल होगा? नेग्लिजिबल होता है। और हमने ऑलरेडी लिखा है कि सेकंड थर्ड कार्बन के बाद हम इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इंडक्टिव मानते ही नहीं इफेक्ट। इसका मतलब है कि जिस स्ट्रेंथ से तुमने सोचा होगा इंडक्टिव बढ़ रहा है, उतने से इंडक्टिव बढ़ा नहीं है, उल्टा ग्रुप बल्की हो गया। इससे सॉल्वेशन, यानी कि जो मॉलिक्यूल वाटर के आसपास आना चाहते थे वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि क्राउड बढ़ गया। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ये इंडक्टिव जिस उसमें बढ़ना चाहिए, वो इंडक्टिव उतना क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। और अगर इंडक्टिव उतना नहीं बढ़ेगा और सॉल्वेशन टर्शरी के लिए खराब हो जाएगा, इसका मतलब है प्राइमरी वापस पहले की तरह आगे आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस यस सर। हाँ बोलो। तो एक्सट्रीम कंडीशन में वो टर्शरी नॉर्मल NH3 के भी उधर जा सकता है क्या? एक्सट्रीम मतलब सर मतलब अगर और जाते रहे नीचे तो फिर टर्शरी सबसे कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? और नीचे जाओगे तो और सॉल्यूशन खराब हो जाएगा टर्शरी का, और बल्कि ग्रुप्स तुमने लगा दिए। हाँ, अगर ये ब्रांच में आएगा तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फिर उसके लिए डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। बट हमने क्या किया, हमेशा लीनियरली बढ़ा रहे हैं, तो हमारा आंसर वही निकलेगा हर बार। क्लियर है? इसको आप लिख लेना कि वो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, दैट इज व्हाई इंक्रीज इन इंडक्टिव इफेक्ट विल नॉट बी मच, ऐसा करके। बट ड्यू टू क्राउड फॉर टर्शरी सॉल्वेशन विल डिक्रीज मच। सर बोलो ना। सर जो हमारा आउट ऑफ कंपटीशन था NH3, वो भी कभी ज्यादा हो सकता है क्या टर्शरी वाले से? टर्शरी वाले से नहीं नहीं, हम हाँ। नहीं लेते ज्यादा। होगा भी तो हम प्रेडिक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं इतना, कि इतना ज्यादा क्राउड बढ़ गया कि सॉल्वेशन बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, तो वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। हम हमारे उसमें सिचुएशन में मानकर चलेंगे कि हमको टर्शरी पहले रखना है। ठीक है सर, गॉट इट। क्लियर है सबको? गाइस आप हाँ बुकलेट वगैरह कर लेंगे। बुकलेट में अगर 5-6 करेंगे तो थोड़े बहुत और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे बेसिक वाले पार्ट को। ठीक है? ओके सर। सिलेक्शन कंप्लीटेड। सर